जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वे एक बर्बर हमले की हैं जो 14 सितंबर 2025 को लगभग 2:30 बजे रात को हुआ था। यह 12 सितंबर 2020 है। ये मुड़े तुड़े धातु के मलबे असल में 15 टैंक वैगन हैं जो ईंधन से भरे हुए थे, लोकोमोटिव, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं अब सेवा से बाहर है। यह रूस के सबसे रणनीतिक मार्गों में से एक का हिस्सा थी। मैं एक महत्वपूर्ण धमनी की बात कर रहा हूं जो सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र, को सीधे मॉस्को से जोड़ती है। इसके जरिए न सिर्फ ईंधन बल्कि उन्नत सैन्य उपकरण, रक्षा प्रणालियां और अरबों की कीमत का तेल, कोयला और धातुएं भी गुजरती हैं जो रूसी युद्ध मशीन को फंड करती हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं वह सिर्फ नष्ट हुए डिब्बों से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह उस पल का प्रतीक है जब एक शानदार यूक्रेनी रणनीति ने रूस की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बढ़त को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यह हमला रूस के लिए इतना विनाशकारी क्यों है और अब रूसी जनरलों को कौन सी लगभग असंभव दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उस सुबह क्या हुआ, समझने के लिए आपको रूस का वह पक्ष जानना होगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रेलवे उनके लिए सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह सब कुछ की रीढ़ है। किजारियों के समय से लेकर सोवियत संघ और आज तक ये स्टील की पटरियां उस देश को जोड़ती हैं जो 11 टाइम जोन में फैला हुआ है। रूस ने इन रेलवेज के आधार पर सैन्य सिद्धांत विकसित किया है। उनके पास 10 सैन्य ब्रिगेड हैं जो पूरी तरह से इन पटरियों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। 10 पूरी ब्रिगेड। यह कोई संयोग नहीं है, यह पूर्ण आवश्यकता है। अब कल्पना कीजिए कि टैंकों, तोपों, हजारों सैनिकों और टनों गोला बारूद को एक ऐसे क्षेत्र से ले जाना है जो 11 टाइम जोन में फैला हुआ है। रेलवे के बिना यह असंभव होता। इसीलिए रूसी सेना एक रेलवे सेना की तरह काम करती है। हर आक्रमण, हर रणनीतिक कदम, हर आपूर्ति लाइन इन स्टील की पटरियों पर निर्भर करती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। जो चीज हमेशा रूस की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। आइए तथ्यों पर चलें ताकि आप समझ सकें क्या हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी। असल में यह एक समन्वित ऑपरेशन का हिस्सा था जिसने सितंबर में 3 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया था। यह लाइन कॉक्सस की औद्योगिक इकाइयों से गोला बारूद और वाहनों को रोस्तोव क्षेत्र तक ले जाती है, जो यूक्रेन के दक्षिण में अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और फिर मुख्य हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। यह वही हमला है जो आपने शुरुआत में देखा था। आग ने बस रात को दिन में बदल दिया। लोकोमोटिव नष्ट हो गया और 15 टैंक वैगन जलते रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव हुआ? यह एक बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक हमला कैसे किया, देश की सबसे सुरक्षित लाइनों में से एक को कैसे निशाना बनाया। देखिए, 3 संभावित परिदृश्य हैं और सच कहूं तो हर एक उनके लिए एक अलग तरह का बुरा सपना है। पहला परिदृश्य है विशेष बलों की घुसपैठ। मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन की छोटी छोटी विशेष इकाइयों की जो रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक घुस गईं और विस्फोटक लगा दिए। अगर यह सच है तो यह रूसी सीमा सुरक्षा में एक बड़ी खामी को उजागर करता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि सेंट पीटर्सबर्ग के पास के इलाके भी दुश्मन की जमीनी कार्रवाइयों से सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा परिदृश्य वह है जिसमें तकनीक का उपयोग होता है। सबसे संभावित यह है कि लंबी दूरी तक उड़ने वाले ड्रोन, जिन्हें जीपीएस निर्देशांक के साथ प्रोग्राम किया गया था, लक्ष्य तक उड़कर कामिकाजे हमले किए होंगे। यह दिखाएगा कि अब यूक्रेन के पास इतनी तकनीक है कि वह रूस के किसी भी हिस्से को, चाहे जितना दूर हो, धमका सकता है। लेकिन तीसरा परिदृश्य पुतिन के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। यह संभावना
कि खुद रूस के अंदर मौजूद प्रतिरोधी समूहों ने ये हमले किए जो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी द्वारा समन्वित थे। आर्टाश समूह, जिसने काकेशस में हमले की जिम्मेदारी ली है, खुद को क्रीमिया के यूक्रेनी तातार और असंतुष्ट रूसियों का एक नेटवर्क बताता है। अब जरा रुककर इस बारे में सोचिए, अगर ये सच है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा, यह पुतिन शासन के खिलाफ एक आंतरिक विद्रोह की शुरुआत होगी। लेकिन चाहे तरीका कोई भी हो, नतीजा एक ही है। अब रूस एक ऐसी रणनीतिक दुविधा का सामना कर रहा है जिसका लगभग कोई समाधान नहीं है। रूसी जनरलों को अब एक असंभव चुनाव करना है। वे अपनी सबसे बेहतरीन हजारों सैनिकों को यूक्रेन में मोर्चे से हटाकर रूस में हजारों किलोमीटर लंबी रेलवे की सुरक्षा में लगा सकते हैं। इससे तोड़फोड़ के हमले कम हो जाएंगे, लेकिन इससे उन जगहों पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी जहां उन्हें इन सैनिकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। या वे अपनी सेना को यूक्रेन में ही रख सकते हैं और यह स्वीकार कर सकते हैं कि उनकी लॉजिस्टिक रीढ़ हमेशा नए हमलों के लिए कमजोर बनी रहेगी। और तीसरा विकल्प? ठीक है, तीसरा विकल्प है ही नहीं। जो भी विकल्प वे चुने वह रूसी सैन्य क्षमता पर नकारात्मक असर डालेगा। यह एक मूल सैन्य सिद्धांत है। सेंट पीटर्सबर्ग के हर पुल पर तैनात सैनिक डोनबास की खाई में एक सैनिक कम करता है। हमले ने विनाशकारी श्रृंखला प्रभाव डाला। सेंट पीटर्सबर्ग उन्नत सैन्य तकनीकों का उत्पादन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, रडार, सटीक मिसाइलें, कमांड और कंट्रोल उपकरण। और इन उत्पादों का पहला गंतव्य मॉस्को के लॉजिस्टिक केंद्र हैं। लाइन बंद होने के कारण इन कीमती माल को लंबी और जोखिम भरी रास्तों पर मोड़ना पड़ा। नतीजा? देरी जो हफ्तों तक चल सकती है, लेकिन नुकसान सिर्फ सैन्य तक सीमित नहीं है। यही लाइन रूसी निर्यात को बाल्टिक बंदरगाहों तक ले जाती है। तेल, कोयला, उर्वरक, धातुएं। इस रुकावट ने जहाजों की लोडिंग में देरी, भारी जुर्माने और निर्यात अनुबंधों में बाधा उत्पन्न की। पटरी से उतरी ट्रेन की गूंज सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग में ही नहीं, बल्कि मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, रोस्तोव की फैक्ट्रियों और यहाँ तक कि चीन के साथ निर्यात अनुबंधों में भी सुनाई दी। हालांकि सबसे गहरा प्रभाव मनोवैज्ञानिक था। सालों तक क्रेमलिन ने रूसी जनता से कहा कि युद्ध यूक्रेन की सीमाओं तक ही सीमित है और मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग पूरी तरह सुरक्षित हैं। 14 सितंबर की सुबह यह कहानी उसी ट्रेन के साथ पटरी से उतर गई। अब युद्ध सिर्फ टेलीविजन की खबरों तक ही सीमित नहीं था। यह अपार्टमेंट की खिड़की पर था, उपनगरों से दिखती आग की गर्मी में था, और यह भावना कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है पूरे इलाके में फैलने लगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने कुछ असाधारण हासिल किया है। उन्होंने रूसी भूगोल को उसकी ताकत से कमजोरी में बदल दिया। यह विषम युद्ध अपने चरम पर है। जरा सोचिए, कुछ किलो विस्फोटक अरबों डॉलर की संपत्तियों को ठप कर रहे हैं। एक छोटी सी तोड़फोड़ करने वाली टीम पूरे सैन्य काफिले को रोक देती है, या एक अपेक्षाकृत सस्ता ड्रोन हजारों सैनिकों को मोर्चे से हटने के लिए मजबूर कर देता है। इस रणनीति की खासियत है कि कम संसाधनों में अधिक प्रभाव मिलता है। यूक्रेन इसका अच्छा उदाहरण है। रूस की तुलना में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था वाला एक देश पारंपरिक घर्षण युद्ध में जीत नहीं सकता, लेकिन वह कम लागत और अधिक प्रभाव वाली कार्रवाइयों के जरिए विरोधी पर असमान रूप से ज्यादा लागत थोप सकता है। और अगर आप हमारे हाल के वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक हैरान करने वाली बात महसूस होगी। यह अभियान रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हवाई हमलों के साथ पूरी तरह से तालमेल में काम करता है। जब ड्रोन ईंधन उत्पादन को कम कर रहे हैं, रेलवे में तोड़फोड़ उस ईंधन के परिवहन को रोकती है जो बच जाता है। यह दोहरा गला घोंटना है जो फ्रंट लाइन पर टैंकों से लेकर रूस की निर्यात से कमाई करने की क्षमता तक सब कुछ प्रभावित करता है। यूक्रेन का रेलवे युद्ध दिखाता है कि बुद्धिमत्ता और साहस उतने ही निर्णायक हो सकते हैं जितना कि कच्ची मारक शक्ति।
पटरी पर हर विस्फोट का मतलब है कि फ्रंट लाइन पर एक रूसी यूनिट कम हो जाती है। टैंकों तक कम ईंधन पहुंचता है, जीत में कम विश्वास रह जाता है। इस युद्ध का भाग्य शायद सिर्फ डोनाबास में टैंक की लड़ाइयों से तय नहीं होगा। यह उतना ही प्रभावित हो सकता है जितना कि विशाल रूसी मैदानों में फैली पटरियों की चरमराहट से निकलने वाली आवाजों से। हर ट्रेन जो पटरी से उतरती है, हर लाइन जो रात में गूंजती हर धमाके के साथ, सिर्फ सैन्य सामग्री को ही नष्ट नहीं करती। यह क्रेमलिन की युद्ध रणनीति और पुतिन के नेतृत्व में अजेय रूस के मिथक को भी पटरी से उतारने में मदद करता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, तीनों में से आपको कौन सी व्याख्या सबसे संभावित लगती है कि हमला कैसे हुआ? विशेष बलों की घुसपैठ, लंबी दूरी के ड्रोन या आंतरिक प्रतिरोध समूह? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर यह सामग्री उपयोगी लगे तो इसे उस व्यक्ति से साझा करें जो सैन्य रणनीति समझना चाहता हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको भू राजनीति और वर्तमान संघर्षों पर और विश्लेषण मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।